औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अहम प्रीपोजिशन थी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अगर मुश्तरका प्रॉपर्टी है तो उसमें हर को शेयरर के हिस्से की हद तक मॉर्टगेज लायबिलिटीज़ इस तरह से स्टैंड करती हैं। एक केस में आसानी के लिए मैं बयान कर देता हूँ। एक शख्स था हाशिम। हाशिम ने अपनी 3 दुकानें एमसीबी बैंक के पास 3 लाख रुपए के अवज़ मॉर्टगेज रखवा दी। कुछ अरसा गुजरा, हाशिम फौत हो गया। हाशिम के 3 बेटे, औलाद में 3 बेटे थे। उनका नाम था शान, फर्रख और अली। अब हाशिम के मरने के बाद ये तीनों बेटे शान, फर्रख और अली उसके वारिस थे, जिन्हें विरासत में एक एक दुकान जो है ना विरासत में उनको मिल गई। 3 दुकानें छोड़ के मरा था। अब एमसीबी बैंक ने क्या किया? एमसीबी बैंक ने अपनी मॉर्टगेज मनी वसूल करने के लिए अदालत से डिग्री हासिल करके हाशिम के एक बेटा जो शान है उसकी दुकान की फरोख्तगी का हुक्म हासिल कर लिया, क्योंकि उस वक्त तक वो 3 लाख रुपए से जायद की हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता है कि सेटल्ड लॉ है कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में से किसी हिस्से की भी फरोख्त करके ना अपना मॉर्टगेज मनी वसूल कर सकता है। हाशिम खुद तो 3 लाख लेके मर गया बेचारा, 3 दुकानें छोड़ गया, 3 बेटे छोड़ गया। एमसीबी बैंक वालों ने उसका जो मंझला बेटा था, जिसका नाम शान था, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके दरे मॉर्टगेज मनी वो जो है ना उसकी डिग्री हासिल कर ली, क्योंकि वो कर सकता है किसी भी हिस्से की, कानून उसको इजाज़त देता है मॉर्टगेजी को। अब बैंक ने तो अपनी मॉर्टगेज जो मनी थी वो बाजियाबी की कार्रवाई करनी थी, नीलामी हुई, फरोख्त हो गई। बैंक अपने 3 लाख वसूल करके बमासूद फारिग हो गया। अब प्रॉपर्टी बिक गई जो विरासत में मिली थी शान की। बाकी जो 2 भाई थे ना, बड़ा और छोटा, एक फर्रख और एक अली, अब उनकी जो विरासत की दुकानें थी दोनों की वो महफूज रह गई। शान की जो विरासत थी वो तो बाप के कर्ज की अदायगी में बैंक नीलाम करके बेच के चला गया ना। अब कानून के मुताबिक तो हर वारिस को उस मॉर्टगेज मनी में 1-1 लाख रुपया अदायगी करनी होती है, लेकिन बैंक ने क्या किया, एक दुकान जो शान के नाम पे आई थी वो बेच दी। अब शान बेचारा परेशान और अली और फर्रख देख रहे हैं हमारे भाई की प्रॉपर्टी बिक गई है, वो चुप करके मिसने होके बैठ गए हैं। अब कानून शान बेचारे को क्या रेमेडी देता है जी? इस हवाले से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 82 जो है, जो कि कंट्रीब्यूशन टू मॉर्टगेज डेट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है कि जब भी कभी कर्ज की वसूली का मामला आ जाएगा, उसमें जो को शेयरर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है, या जो वरसा हैं मॉर्टगेजर के, या मॉर्टगेजर अगर ज्यादा हैं तो उन सब का हिस्सा डेट के अंदर, उस कर्ज की अदायगी के अंदर जो मॉर्टगेज मनी ली हुई है वहां पे किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करेंगे। सेक्शन 82 ने शान को
एम्पावर कर दिया, इस्तेहकाक दे दिया इस चीज़ का कि वो अपने भाई फ़र्ख और अली, जिनकी प्रॉपर्टी तो महफूज रही विरासत में मिलने वाली, उनसे वो 1-1 लाख रुपया जो है ना वो वसूल कर सकता था, ना जितना भी उसका बैंक ने जो भी उससे ले गया है, 3 लाख कुछ हज़ार रुपये ऊपर भी, तो वो 1 लाख 10-10, 20-20 हज़ार रुपये उनसे वसूल कर सकता था। अब दोस्तों याद रखिएगा, सेक्शन 82 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो ये कहता है कि जब मॉर्टगेज के एवज 2 या 2 से जायद अशखास अदायगी के जिम्मेदार हैं और मॉर्टगेज मनी की अदायगी एक बंदा कर दे, तो जो दूसरे जिम्मेदार शख्स है ना, उससे भी वो जिसने की है अदायगी, वो अपना ज़रे रहन का हिस्सा की रकम वसूल कर सकता है। अब सेक्शन 82 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाजे कर देती है कि अगर किसी जायदाद के मालकान उसे मॉर्टगेज करें तो उसे रिडेम्पशन करवाने के लिए हर मॉर्टगेजर जो है वो उसी तनासब से रकम अदा करेगा जिस तनासब से वो उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का मालिक है। हिस्सा बराबर जुस्सा, हम आसान ज़बान में इस तरह कहते होते हैं, पंजाबी में हिस्सा बराबर जुस्सा आपने अदायगी करनी है, कंट्रीब्यूट करना है। अब इसी तरह अगर एक प्रॉपर्टी को रहन दर रहन रख दिया जाए, ये भी यहां पे मामला आ जाएगा सेक्शन 82 में ही, कंट्रीब्यूशन टू डेट में ही। अगर एक प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज के ऊपर मॉर्टगेज रख दिया जाए तो हर मॉर्टगेजी को उससे इसी तनासब से उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से इस्तिफादा हासिल करने का हक है जिस तनासब से उसने मॉर्टगेज मनी पे की हुई है। अब ये जो तनासब का मामला है ना, इसको कंट्रीब्यूशन टू डेट कहते हैं। इसकी अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं ना साहिब, तो पीएलडी 1950 ढाका हाई कोर्ट पेज 31 है। उसके अलावा ऑल इंडिया रिपोर्टर 1936 मद्रास हाई कोर्ट पेज 106 है। उसके अलावा हमने इसी बात को मजीद अगर आप इंटरप्रिटेशन में देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958 मैसूर हाई कोर्ट पेज 43 है। और इसकी अगर बेसिक्स को आप देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1915 कलकत्ता हाई कोर्ट पेज 334 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इसी बात के ऊपर 2020 तक की जो जजमेंट्स हैं वो इसी बात को सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे इस बात को इंटरप्रेट कर देती हैं। अब याद रखिएगा कि पार्टीज जो हैं उनके दरमियान कोई बरअक्स शराइत तय पाई हैं तो यानी अगर ये शराइत तय पाई हैं कि जी एक ही बंदा जो है ना वो अदा करेगा, या एक बंदे को कोई कंडीशन एक दूसरे के साथ अगर कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है ना ये कंट्रीब्यूशन वाला मामला जो है वो हक पैदा नहीं होता है। और अगर एक जायदाद के कई मालकान जायदाद को मॉर्टगेज कर देते हैं और हर मॉर्टगेजर जो है ना वो जायदाद को अपने अपने हिस्से के मुताबिक मॉर्टगेज मनी अदा करके वापस लेगा। अगर एक बंदा कर भी देता है तो फिर वो दूसरों से वसूली करने का इस्तेहकाक रखता है। और अगर मॉर्टगेज एक से ज्यादा लोगों को मॉर्टगेज कर दी गई है तो जिस मॉर्टगेजी ने जितनी कंट्रीब्यूशन, जितना पैसा दिया है ना मॉर्टगेज मनी के तौर पे, उतना वो उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से इस्तिफादा कर सकता है, उसी तनासब से कर सकता है। और उर्दू में इस बात को
असूल हिस्सा रसदी भी कहते हैं हम लोग। मॉर्टगेज के मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं उसमें इसको कंट्रीब्यूशन का जो वर्ड है उसको, यानी कर्ज की अदायगी जो है, रहन के कर्ज की अदायगी का हिस्सा रसदी इसको हम कहते हैं, कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन किस तनासब के साथ इसको देखा जाएगा। और ये बड़ी एक टेक्निकलिटी सी है मॉर्टगेज के अंदर, जो कि सेक्शन 82 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो हमें हेल्प आउट कर देता है और ये मामला जो है सॉल्व आउट हो जाता है। लें दोस्तों, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।